एक नाबालिग लड़की के प्यार में किसने घोला तीखा जहर। रोमिला अपनी बेटी सलोनी के साथ लखनऊ के इंदिरा नगर मोहल्ले में रहती थी। उसका 3 मंजिल का मकान था। पहली दोनों मंजिलों पर रहने के लिए कमरे थे और तीसरी मंजिल पर गोदाम बना था, जहां कबाड़ और पुरानी चीज़ें रखी रहती थीं। ईसाई समुदाय की रोमिला मूलत सुल्तानपुर ज़िले की रहने वाली थी। उसने जॉन स्विंग से प्रेम विवाह किया था। सलोनी के जन्म के बाद रोमिला और जॉन स्विंग के संबंध खराब हो गए। रोमिला ने घुट घुट कर जीने के बजाय अपने पति जॉन स्विंग से तलाक ले लिया। इसी बीच रोमिला को लखनऊ के सरकारी अस्पताल में टेक्नीशियन की नौकरी मिल गई। वेतन ठीक ठाक था, इसलिए वह अपनी आगे की ज़िंदगी अपने खुद के बूते पर गुजारना चाहती थी। स्विंग से प्यार, शादी और फिर तलाक ने रोमिला की ज़िंदगी को बहुत बोझिल बना दिया था। कम उम्र की तलाकशुदा महिला का समाज में अकेले रहना सरल नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोमिला ने अपने को धर्म कर्म की बंदिशों में उलझा लिया। समय गुजर रहा था, बेटी बड़ी हो रही थी। रोमिला अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर बड़ा बनाना चाहती थी, क्योंकि अब उसका भविष्य वहीं थी। सलोनी कावेंट स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ने में होशियार। रोमिला ने लाड प्यार से उसकी परवरिश लड़कों की तरह की थी। सलोनी भी खुद को लड़कों की तरह समझने लगी थी। वह ज़िद्दी स्वभाव की तो थी ही, गुस्सा भी खूब करती थी। जन्म के समय ही कुछ परेशानियों के कारण सलोनी के शरीर के दाएं हिस्से में पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसका असर करीब करीब ख़त्म हो गया था। सलोनी बॉब कट बाल रखती थी। उसकी उम्र हालांकि 15 साल थी, पर वह अपनी उम्र से बड़ी दिखाई देती थी। वह लड़कों की तरह टी शर्ट पैंट पहनती थी। सलोनी के साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियां स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते थे। सलोनी ने भी माँ से ज़िद करके स्मार्टफ़ोन ख़रीदवा लिया। रोमिला जानती थी कि आजकल के बच्चे मोबाइल पर इंटरनेट लगाकर फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी साइटों का इस्तेमाल करते हैं, जो सलोनी जैसी कम उम्र लड़की के लिए ठीक नहीं है। लेकिन एकलौती बेटी की ज़िद के सामने उसे झुकना पड़ा। रोमिला सुबह 8 बजे अस्पताल जाती थी और शाम को 4 बजे लौटती थी। सलोनी भी सुबह 8 बजे स्कूल चली जाती थी और 2 बजे वापस आती थी। कठिन जीवन जीने के लिए रोमिला ने बेड की जगह घर में सीमेंट के चबूतरे बनवा रखे थे। माम बेटी बिस्तर डालकर इन्हीं चबूतरों पर सोती थीं। रोमिला को अस्पताल से 45,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। इसके बावजूद माम बेटी का खर्च बहुत कम था। रोमिला जो खाना बनाती थी वह कई दिन तक चलता था। मोबाइल फ़ोन लेने के बाद सलोनी ने इंटरनेट के ज़रिए अपना फेसबुक पेज बना लिया था। वह अक्सर अपने दोस्तों से चैटिंग करती रहती थी। इसी के चलते उसके कई नए दोस्त बन गए थे। उसके इन्हीं दोस्तों में से एक था पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला सुदीप दास। 19 साल का सुदीप एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। उसका पिता सुधीर दास मालदा में मिठाई की एक दुकान पर काम करता था, जबकि माँ कावेरी घरेलू महिला थीं। उसका छोटा भाई राजदीप कोई काम नहीं करता था। सुदीप और उसके पिता की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। सुदीप और सलोनी के बीच चैटिंग के माध्यम से जो दोस्ती हुई, धीरे धीरे प्यार तक जा पहुंची। नासमझी भरी कम उम्र का तकाजा था। चैटिंग करते करते सुदीप और सलोनी एक दूसरे के प्यार में पागल से हो गए। स्थिति यह आ गई कि सुदीप सलोनी से मिलने के लिए बेचैन रहने लगा। दोनों के पास एक दूसरे के मोबाइल नंबर थे, सो दोनों खूब बातें करते थे। मोबाइल पर ही दोनों की मिलने की बात तय हुई। सितंबर 2013 में सुदीप सलोनी से मिलने लखनऊ आ गया। सलोनी ने सुदीप को अपनी माँ से मिलवाया। रोमिला बेटी को इतना प्यार करती थी कि उसकी हर बात मानने को तैयार रहती थी। 2 दिन लखनऊ में रोमिला के घर पर रहकर सुदीप वापस चला गया। अक्टूबर में सलोनी का बर्थडे था। उसके बर्थडे पर सुदीप फिर लखनऊ आया। अब तक सलोनी ने सुदीप से अपने प्यार की बात माँ से छिपाकर रखी थी, लेकिन इस बार उसने अपने और सुदीप के प्यार की बात रोमिला को बता दी। सलोनी और सुदीप दोनों की ही उम्र ऐसी नहीं थी कि शादी जैसे फैसले कर सकें, इसलिए रोमिला ने दोनों को समझाने की कोशिश की, ऊंच नीच दुनियादारी के बारे में बताया। लेकिन सुदीप और सलोनी पर तो प्यार का भूत चढ़ा था। रोमिला को इनकार करते देख सुदीप बड़े आत्मविश्वास से बोला, आंटी आप चिंता न करें, मैं सलोनी का ख्याल रख सकता हूँ। मैं खुद भी नौकरी करता हूँ और मेरे पिताजी भी। हमारे घर में भी कोई कुछ नहीं कहेगा। बातचीत के दौरान रोमिला सुदीप के बारे में सब कुछ जान गई थी, इसलिए सोच विचार कर बोली, देखो बेटा, तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह सही हैं,
मुझे इस रिश्ते से भी कोई ऐतराज़ नहीं है, पर मैं यह रिश्ता तभी स्वीकार करूंगी जब तुम कोई अच्छी नौकरी करने लगोगे। आजकल 10 से 5 हज़ार की नौकरी में घर परिवार नहीं चलते। अभी तुम दोनों में बचपना है। ठीक है आंटी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आप वादा करिए कि आप उसे मुझसे दूर नहीं करेंगी। जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो सलोनी को अपनी बनाने आऊंगा। सुदीप ने फिल्मी हीरो वाले अंदाज में रोमिला से अपनी बात कही। इस बार सुदीप सलोनी के घर पर 1 सप्ताह तक रहा। इसी बीच रोमिला ने सुदीप से स्टैम्प पेपर पर लिखवा लिया कि वह किसी लायक बन जाने के बाद ही सलोनी से शादी करेगा। इसके बाद सुदीप अपने घर मालदा चला गया, लेकिन लखनऊ से लौटने के बाद उसका मन नहीं लग रहा था। जवानी में, खासकर चढ़ती उम्र में, महबूबा से बड़ा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। कामधाम, भूख प्यास, घर परिवार सब बेकार लगने लगते हैं। सुदीप का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसकी आंखों के सामने सलोनी का गोल गोल सुंदर चेहरा और बोलती हुई आंखें घूमती रहती थीं। वह किसी भी सूरत में उसे खोने के लिए तैयार नहीं था। जब नहीं रहा गया तो 10 दिसंबर 2013 को सुदीप वापस लखनऊ आया और रोमिला को बहका फुसलाकर सलोनी को मालदा घुमाने के लिए साथ ले गया। हालांकि सलोनी की मां रोमिला इसके लिए कतई तैयार नहीं थी, लेकिन सलोनी ने उसे मजबूर कर दिया। दरअसल मां के प्यार ने उसे इतना जिद्दी बना दिया था कि वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती थी। रोमिला के लिए बेटी ही जीने का सहारा थी। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह सलोनी की जिद के आगे झुक गई। करीब 2.5 माह तक सलोनी सुदीप के साथ मालदा में रही। मार्च 2014 में सलोनी वापस आ गई। सुदीप भी उसके साथ आया था। बेटी का बदला हुआ स्वभाव देखकर रोमिला को झटका लगा। सलोनी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। पति से अलग होने के बाद रोमिला ने सोचा था कि वह बेटी के सहारे अपना पूरा जीवन काट लेगी। अब वह बेटी के दूर जाने की कल्पना मात्र से बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन हकीकत वह नहीं थी जो रोमिला देख या समझ रही थी। सच यह था कि सलोनी का मन सुदीप से उचट गया था। उसका झुकाव यश नाम के एक अन्य लड़के की ओर होने लगा था, जबकि सुदीप हर हाल में सलोनी को पाना चाहता था। वह कई बार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर चुका था। यह बात मां बेटी दोनों को नागवार गुजरने लगी थी। रोमिला ने अस्पताल से 1 मार्च 2014 से 30 मार्च तक की छुट्टी ले रखी थी। उसने अस्पताल में छुट्टी लेने की वजह बेटी की परीक्षाएं बताई थीं। 7 अप्रैल 2014 की सुबह रोमिला के मकान के पड़ोस में रहने वाले रणजीत सिंह ने थाना गाजीपुर आकर सूचना दी कि बगल के मकान में बहुत तेज बदबू आ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मकान मालकिन रोमिला काफी दिनों से घर पर नहीं है। सूचना पाकर एसओ गाजीपुर नवेंद्र सिंह सिरोही, सीनियर इंस्पेक्टर रामराज कुशवाहा और सिपाही अरुण कुमार सिंह रोमिला के मकान पर पहुंच गए। देखने पर पता चला कि मकान के ऊपर के हिस्से में बदबू आ रही थी। पुलिस ने फोन करके मकान मालकिन रोमिला को बुला लिया। वहां उसके सामने ही मकान खोलकर देखा गया तो पूरा मकान गंदा और रहस्यमय सा नजर आया। सिपाही अरुण कुमार और एसएसआई रामराज कुशवाहा तलाशी लेने ऊपर वाले कमरे में पहुंचे तो कबाड़ रखने वाले कमरे में एक युवक की सड़ी गली लाश मिली। पुलिस ने रोमिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह लाश मालदा, पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुदीप दास की है। वह उसकी बेटी सलोनी का प्रेमी था और उससे शादी करना चाहता था। जब सलोनी ने इनकार कर दिया तो सुदीप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रोमिला ने आगे बताया कि इस घटना से वह बुरी तरह डर गई थी। उसे लग रहा था कि हत्या के इल्जाम में फंस जाएगी, इसलिए वह घर को बंद करके फरार हो गई थी। पुलिस ने रोमिला से नंबर लेकर फोन से सुदीप के घर संपर्क किया और इस मामले की पूरी जानकारी उसके पिता को दे दी, लेकिन उसके घर वाले लखनऊ आकर मुकदमा कराने को तैयार नहीं थे। कारण यह कि वे लोग इतने गरीब थे कि उनके पास लखनऊ आने के लिए पैसा नहीं था। इस पर एसओ गाजीपुर ने अपनी ओर से मुकदमा दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी। प्राथमिक कार्रवाई के बाद सुदीप की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 8 अप्रैल 2014 को सुदीप की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो सच सामने आया वह चौंका देने वाला था। इस बीच सलोनी भी आ गई थी। रोमिला और उसकी बेटी सलोनी ने अपने बयानों में कई बातें छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके अलग अलग बयानों ने उनकी पोल खोल दी। एसपी ट्रांस गोमती हबीबुल हसन और सीओ गाजीपुर विशाल पांडेय पुलिस विवेचना पर नजर रख रहे थे, जिससे इस पूरे मामले का बहुत जल्दी पर्दाफाश हो गया। मां बेटी से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई
वह कुछ इस तरह थी। 13 मार्च 2014 की रात को सलोनी अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। इसी बीच सुदीप उससे झगड़ने लगा। वह गुस्से में बोला, मैंने माँ बेटी दोनों को कितनी बार समझाया है कि मुझे खीर में इलायची डालकर खाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम लोगों पर मेरी बात का कोई असर नहीं होता। उसकी इस बात पर सलोनी को गुस्सा आ गया। उसने सुदीप को, लताड़ा, तुम माँ से झगड़ने के बहाने तलाश करते रहते हो, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे किसी तरह की दोस्ती नहीं रखना चाहती। ऐसे कैसे चला जाऊं? मैंने स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया है, तुम्हें मेरे साथ ही शादी करनी होगी। बस तुम 18 साल की हो जाओ, तब तक मैं कोई अच्छी नौकरी कर लूँगा और फिर तुमसे शादी करके तुम्हें साथ ले जाऊँगा। अब तुम्हारी माँ चाहे भी तो तुम्हारी शादी किसी और से नहीं करा सकती। सुदीप ने भी गुस्से में जवाब दिया, मेरी ही मति मारी गई थी जो तुम्हें इतना मुंह लगा लिया। कहकर सलोनी ऊपर चली गई। वहाँ उसकी माँ पहले से दोनों का लड़ाई झगड़ा देख रही थी। सुदीप, तुम मेरे घर से चले जाओ, रोमिला ने बेटी का पक्ष लेते हुए चेतावनी भरे शब्दों में कहा, तो सुदीप उससे भी लड़ने झगड़ने लगा। यह देख माँ बेटी को गुस्सा आ गया। सुदीप भी गुस्से में था। उसने माँ बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी। जल्दी ही वह दोनों पर भरी पड़ने लगा। तभी रोमिला की निगाह वहां रखी हॉकी स्टिक पर पड़ी। रोमिला ने हॉकी उठाकर पूरी ताकत से सुदीप के सिर पर वार किया। एक दो नहीं, कई वार। एक साथ कई वार होने से सुदीप की वहीं गिरकर मौत हो गई। सुदीप की मृत्यु के बाद माँ बेटी दोनों ने मिलकर उसकी लाश को बोरे में भरकर कबाड़ वाले कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद अगली सुबह दोनों घर पर ताला लगाकर गायब हो गईं। पुलिस को उलझाने के लिए रोमिला ने बताया कि वह यह सोचकर डर गई थी कि सुदीप का भूत उसे परेशान कर सकता है, इसलिए वे दोनों हवन कराने के लिए हरिद्वार चली गई थीं। सलोनी ने भी 14 मार्च को अपनी डायरी में लिखा था, आत्माओं ने सुदीप को मार डाला। हम फेसबुक पर एक दूसरे से मिले थे। आत्माओं के पास लेज़र जैसी किरणें हैं, वह हमें नष्ट कर देंगी। आत्माएं हमें फंसा देंगी। सलोनी ने इस तरह की और भी तमाम अनाप शनाप बातें डायरी में लिखी थीं। रोमिला भी इसी तरह की बातें कर रही थी। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि माम बेटी हरिद्वार वगैरह कहीं नहीं गई थी, बल्कि दोनों लखनऊ में इधर उधर भटक कर अपना समय गुजारती रही थीं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि इस मामले को कैसे सुलझाएं, क्योंकि सुदीप की लाश घर में पड़ी थी। बहरहाल उसकी लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खुलासा हो गया था कि मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का था। गाजीपुर पुलिस ने महिला दारोगा नीतू सिंह, सिपाही मंजू द्विवेदी और उषा वर्मा को इन माम बेटी से राज कबूलवाने पर लगाया। जब उन्हें बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुदीप की मौत का कारण सिर पर लगी चोट को बताया गया है, तो वे टूट गईं। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रोमिला की निशानदेही पर हॉकी स्टिक भी बरामद हो गई। 8 अप्रैल 2014 को पुलिस ने मां रोमिला को जेल और उसकी नाबालिग बेटी सलोनी को बाल सुधार गृह भेज दिया। जो भी जैसे भी हुआ हो, लेकिन सच ये है कि फेसबुक की दोस्ती की वजह से सुदीप का परिवार बेसहारा हो गया है। पुलिस उसके परिवार को बार बार फ़ोन करके लखनऊ आकर बेटे का दाह संस्कार कराने के लिए कह रही थी, लेकिन वे लोग आने को तैयार नहीं थे। सुदीप की लाश लखनऊ मेडिकल कॉलेज के शवगृह में रखी थी। एसओ गाजीपुर नोवेंद्र सिंह सिरोही ने सुदीप के पिता सुधीर दास को समझाया और भरोसा दिलाया कि वह लखनऊ आएं, वे उनकी पूरी मदद करेंगे। पुलिस का भरोसा पाकर सुदीप का पिता सुधीर दास लखनऊ आया। बेटे की असमय मौत ने उसका कलेजा चीर दिया था। सुधीर दास पूरे परिवार के साथ लखनऊ आना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए परिवार का कोई सदस्य उसके साथ नहीं आ सका। वह खुद भी पैसा उधार लेकर आया था। सुधीर दास की हालत यह थी कि बेटे के दाह संस्कार के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। जवान बेटे की मौत से टूट चुका सुधीर दास पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आ रहा था। उनकी हालत देखकर गाजीपुर पुलिस ने अपने स्तर पर पैसों का इंतजाम किया और सुदीप का क्रियाकर्म भैंसा कुंड के इलेक्ट्रिक शवदाह गृह पर किया। सुदीप की अभागी माँ कावेरी और भाई राजदीप तो उसे अंतिम बार देख भी नहीं सके। क्रियाकर्म के बाद पुलिस ने ही सुधीर के वापस मालदा जाने का इंतजाम कराया। गरीबी से लाचार यह पिता बेटे की हत्या करने वाली माम बेटी को सजा दिलाने के लिए मुकदमा भी नहीं लड़ना चाहता। अनजान से मोहब्बत और उससे शादी की जिद ने सुदीप की जान ले ली। सुदीप अपने परिवार का एकलौता कमाऊ बेटा था। उसके जाने से पूरा परिवार पूरी तरह से टूट गया है।
सलोनी और सुदीप की एक गलती ने 2 परिवारों को तबाह कर दिया है। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। कथा में आरोपी सलोनी का नाम परिवर्तित है। 12 दिसंबर 2013 की सुबह के 4 बजे का समय था। लखनऊ की सबसे पॉश कॉलोनी आशियाना स्थित थाना आशियाना में सन्नाटा पसरा हुआ था। थाने में पहरे पर तैनात सिपाही और अंदर बैठे दीवान के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी साधारण सी एक जैकेट पहने 25 साल का एक युवक थाने में आया। पहरे पर तैनात सिपाही से इजाजत लेकर वह ड्यूटी पर तैनात दीवान के सामने जा खड़ा हुआ। पूछने पर उसने बताया, दीवान साहब, मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर किला चौराहे के पास आशियाना कॉलोनी में किराए के मकान में रहता हूँ। मेरी बीवी मर गई है। थानेदार साहब से मिलने आया हूँ। सुबह सुबह ऐसी खबरें किसी भी पुलिस वाले को अच्छी नहीं लगती। दीवान को भी अच्छा नहीं लगा। वह उस युवक से ज्यादा पूछताछ करने के बजाय उसे बैठाकर यह बात थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह को बताने चला गया। सुधीर कुमार सिंह को कच्ची नींद में ही उठकर आना पड़ा। उन्होंने थाने में आते ही युवक से पूछा, हाँ भाई, बता क्या बात है। बुरी तरह घबराए युवक ने कहा, साहब मेरा नाम सचिन है और मैं रुचिखंड के मकान नंबर EWS 2/3412 में किराए के कमरे में रहता हूँ। यह मकान PWD कर्मचारी गुलाबचंद सिंह का है। उनका बेटा अजय मेरा दोस्त है। जिस कमरे में मैं रहता हूँ वह मकान के ऊपर बना हुआ है। मेरी पत्नी ने मुझे दवा लेने के लिए भेजा था। जब मैं दवा लेकर वापस आया तो देखा मेरी पत्नी छत के कुंडे से लटकी हुई थी। मैंने घबराकर उसे हाथ लगाया तो वह नीचे गिर गई। वह मर चुकी है। घटना कब घटी? सुधीर कुमार सिंह ने पूछा तो सचिन ने बताया, रात 10 बजे। तब से अब तक क्या कर रहे थे, यह पूछने पर सचिन बोला, रात भर उसकी लाश के पास बैठा रोता रहा। सुबह हुई तो आपके पास चला आया। सचिन ने आगे बताया कि वह यासीनगंज के मुअज्जम नगर का रहने वाला है और एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। उसके पिता का नाम रमेश कुमार है। सचिन की बातों में ऐसो सुधीर कुमार सिंह को सच्चाई नजर आ रही थी। मामला चूंकि संदिग्ध लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस मामले की सूचना क्षेत्राधिकारी कैंट बबीता सिंह को दी और सचिन को लेकर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो फर्श पर एक कम उम्र लड़की की लाश पड़ी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह शादीशुदा रही होगी। इसी बीच सीओ कैंट बबीता सिंह भी वहां पहुंच गई थीं। सचिन की पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने लड़की की लाश को गौर से देखा। उन्हें यह आत्महत्या का मामला नहीं लगा। बहरहाल घटनास्थल की प्राथमिक कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने मृतका की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और सचिन को थाने ले आई। कुछ पुलिस वालों का कहना था कि सचिन की बात सच है, लेकिन बबीता सिंह यह मानने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने मृतका के गले पर निशान देखे थे और उनका कहना था कि संभवतः उसका गला घोंटा गया है। कुछ पुलिस वालों का कहना था कि अगर सचिन ने ऐसा किया होता तो वह खुद थाने क्यों आता? अगर उसने हत्या की होती तो वह भाग जाता। इस तर्क का सीओ बबीता सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल हकीकत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकती थी। सावधानी के तौर पर पुलिस ने सचिन को थाने में ही बिठाए रखा। इस बीच सचिन पुलिस को बार बार अलग अलग कहानी सुनाता रहा। देर शाम जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो इस मामले से पर्दा उठा। पता चला मृतका की मौत दम घुटने से हुई थी और उसे गला घोंटकर मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने सचिन से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उसने मुंह खोल दिया। सचिन ने जो कुछ बताया वह एक किशोरी द्वारा अविवेक में उठाए कदम और वासना के रंग में रंगे एक युवक की ऐसी कहानी थी जो प्यार के नाम पर दुखद परिणति तक पहुंच गई थी। मृतका सोफिया थी। मिसकाल से शुरू हुई सचिन और सोफिया की प्रेम कहानी काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। फ़ोन पर होने वाली बातचीत के बाद दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा बलवती होने लगी थी। तभी एक दिन सचिन ने कहा, सोफिया, हमें आपस में बात करते 2 महीने बीत चुके हैं। अब तुमसे मिलने का मन हो रहा है सचिन। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कैसे मिलूँ समझ में नहीं आता। मैं अभी तक कभी अजगैन से बाहर नहीं गई हूँ। ऐसे में लखनऊ कैसे आ पाऊँगी? सोफिया ने कहा। तो सचिन सोफिया की नादानी और भावुकता का लाभ उठाते हुए बोला, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती तो ऐसा नहीं कहती। प्यार इंसान को कहीं से कहीं ले जाता है। ऐसा मत सोचो सचिन। तुम कहो तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आऊँ।
सोफिया ने भावुकता में कहा। ठीक है, तुम 1-2 दिन इंतज़ार करो, तब तक मैं कुछ करता हूँ, कहकर सचिन ने बात ख़त्म कर दी। दरअसल वह किसी भी कीमत पर सोफिया को हासिल करना चाहता था। इसके लिए वह मन ही मन आगे की योजना बनाने लगा। सचिन का एक दोस्त था, सुवेश। सचिन ने उससे कोई कमरा किराए पर दिलाने को कहा। सुवेश को कोई शक न हो, इसलिए सचिन ने उसे समझाते हुए कहा, दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। चूंकि मेरे घर वाले अभी उसे घर में नहीं रखेंगे, इसलिए तुम किसी का मकान किराए पर दिला दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाद में जब घर के लोग राज़ी हो जाएंगे तो मैं उसे लेकर अपने घर चला जाऊंगा। सुवेश सचिन का अच्छा दोस्त था। उसकी परेशानी समझकर उसने कहा, मेरा एक दोस्त है अजय, उसका घर रुचिखंड में है। उसके मकान का ऊपर वाला हिस्सा खाली है, मैं उससे बात करता हूँ। अगर अजय तैयार हो गया तो तुम्हें कमरा मिल जाएगा। वह 2,000 रुपये कमरे का किराया लेगा, साथ ही 1 महीने का एडवांस देना होगा। सचिन इसके लिए तैयार हो गया। सुवेश ने अजय से बात की और अजय ने अपने पिता से। अजय का कोई दोस्त अपनी पत्नी के साथ रहेगा, यह जानकर अजय के पिता गुलाबचंद राजी हो गए। सचिन ने कमरा देखकर एडवांस किराया दे दिया। इसके बाद उसने 8 दिसंबर को सोफिया को फ़ोन करके कहा, सोफिया, मैं तुम्हें लखनऊ बुलाना चाहता हूँ। मैं 10 तारीख को तुम्हें अजगैन में मिलूँगा। हम 1 से 2 महीने अकेले रहेंगे। इस बीच मैं अपने घर वालों को राज़ी कर लूँगा और फिर तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। सोफिया यही चाहती थी। वह पहले से ही सचिन के साथ जिंदगी जीने के सपने देख रही थी। योजनानुसार सोफिया 10 दिसंबर की सुबह अपने घर से निकली तो उसकी माँ ने पूछा, आज स्कूल नहीं जाएगी क्या? नहीं माँ, आज दादी की दवा लेनी है, वही लेने जा रही हूँ। थोड़ी देर में लौट आऊँगी, कहकर सोफिया घर से निकल गई। उसने घर से 10,000 रुपये और चांदी की एक जोड़ी पायल भी साथ ले ली थी। अपने गांव से वह सीधी अजगैन पहुंची। सचिन उसे तयशुदा जगह पर मिल गया। उससे मिलने की खुशी में 17 साल की सोफिया अपने माँ बाप की इज्जत-आबरू, मान सम्मान, प्यार और विश्वास सब भूल गई। वहाँ से दोनों लखनऊ आ गए। सचिन सोफिया को अपने कमरे पर ले गया। खाना वगैरह दोनों ने बाहर ही खा लिया था। कमरे पर पहुंचते ही सोफिया सचिन से शादी की बात करने लगी। सचिन ने उसे प्यार से समझाया, मुझ पर भरोसा रखो, हम जल्द ही शादी भी कर लेंगे। मैं तुम्हें सारी बातें पहले ही बता चुका हूँ। दरअसल सचिन किसी भी तरह जल्द से जल्द सोफिया को हासिल कर लेना चाहता था। गहराती रात के साथ सचिन की जवानी हिलोरें मारने लगी तो वह सोफिया के न चाहते हुए भी अकेलेपन का लाभ उठाकर उसे हासिल करने की कोशिश करने लगा। सोफिया ने काफ़ी हद तक खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका विरोध कम हो गया और सचिन मनमानी करने में सफल रहा। सोफिया खुद को यह दिलासा दे रही थी कि आज न सही कल शादी तो होनी ही है। जो शादी के बाद होना था वह पहले ही सही। अगले दिन सोफिया सचिन से शादी करने की जिद करने लगी, जबकि सचिन चाहता था कि वह किसी तरह अपने घर वापस चली जाए। उसने बहानेबाजी करके उसे लौट जाने को कहा तो सोफिया बोली, घर से भागकर आने वाली लड़की के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। मैं अब वापस नहीं लौट सकती। सचिन और सोफिया का वह पूरा दिन प्यार और मनोहार के बीच गुजरा। रात गहरा गई तो सोफिया खाना खाकर सो गई, जबकि सचिन जाग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सोफिया से कैसे पीछा छुड़ाए। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न वह गला दबाकर सोफिया को मार डाले, लेकिन उसे लगा कि इससे उसकी अंगुलियों के निशान सोफिया के गले पर आ जाएंगे और वह पकड़ा जाएगा। आखिरकार काफ़ी सोच विचार कर उसने अपने हाथों पर पॉलीथिन लपेट ली और सोती हुई सोफिया का गला दबाने लगा। इससे सोफिया जाग गई और अपना बचाव करने का प्रयास करने लगी। सचिन जवान था और सोफिया से ताकतवर भी। वैसे भी वह योजना बनाकर उसकी हत्या कर रहा था। सोफिया एक तो शरीर से कमज़ोर थी, दूसरे उसे सचिन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद वह पूरा जोर लगाकर बचने की कोशिश करने लगी। इस पर सचिन ने उसके सिर पर जोरों से वार किया। इससे वह बेहोश हो गई। सचिन को मौका मिला तो उसने सोफिया का गला दबाकर उसे मार डाला।